सुबह 8 बजे का समय होता है। मुंबई के रहमत अपार्टमेंट के नीचे एक टॉयलेट का गड्ढा बना हुआ था और वहां से बड़ी ही भयंकर बदबू मार रही थी। जब लोग वहां से गुजर रहे थे तो उनका वहां पर खड़ा रहना भी काफी मुश्किल हो रहा था, इतनी खतरनाक बदबू वहां पर मार रही थी। लोग वहां के जो परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर ये बदबू आ कहां से रही है, आखिर मामला क्या है। उसके बाद वो जो म्युनिसिपालिटी वाले लोग होते हैं, जो सफाई करने वाले लोग होते हैं, उनको बुलाते हैं और पूरे अपार्टमेंट की सफाई करवाते हैं, तो उन्हें भी कुछ भी पता नहीं लगता है कि ये बदबू कहाँ से आ रही है। अब दोस्तों, जो अपार्टमेंट में रहने वाले लोग थे उनको कुछ शक हो जाता है। तो जैसे ही वो उसकी जो टॉयलेट का गड्ढा होता है उसके पास वो सफाई करवाते हैं, तो एक इंसान का जो हाथ होता है वहां पर पड़ा हुआ होता है। अब वहां के लोग ये सब देख के हैरान और परेशान आ जाते हैं कि आखिर ये हाथ किसका है, और बदबू अगर आ रही है तो यहीं से आ रही है। उसके बाद ये लोग पुलिस को बुला लेते हैं। पुलिस वहां पर आती है और वहां की छानबीन करने लगती है। और जो टॉयलेट का गड्ढा होता है उसको जब खाली करवाया जाता है, उसकी सफाई करवाई जाती है, तो एक मनुष्य के जो शरीर के अंग होते हैं वहां से निकल रहे थे। लोग वहां पर खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, इतना खतरनाक वहां का मंजर होता है। अब पुलिस इस केस की छानबीन करने लगती है और पूरे अपार्टमेंट की भी छानबीन करने लगती है। सब लोगों से पूछा जाता है लेकिन पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिलता है। लेकिन दोस्तों, जब 4 दिन का समय गुजर जाता है तो पुलिस जो है उस अपार्टमेंट के हर एक घर की तलाशी लेती है और वहां की जांच अच्छे से जांच पड़ताल करती है। तो एक वहां पर उस अपार्टमेंट में एक मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाला मौलवी भी होता है दोस्तों। जब उसके कमरे की जब तलाशी ली जाती है, उसके टॉयलेट की जब तलाशी ली जाती है, चेक किया जाता है, तो कुछ ऐसा पाया जाता है दोस्तों जो वाकई हैरान करने वाला था। बस आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में दोस्तों आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। आखिर पूरा मामला क्या था। तो बस आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, वही मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहती है, और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। आज की हमारी सच्ची कहानी की शुरुआत होती है मुंबई शहर से। और मुंबई में एक रहमत नाम का अपार्टमेंट रहा करता था जो कि मुस्लिम एरिया में आता था। उस अपार्टमेंट में टोटल मुस्लिम लोग ही रहते थे और उसी अपार्टमेंट में एक मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाला मौलवी रहा करता था जिसका नाम अब्दुल सलीम होता है। अब्दुल सलीम की शादी हो चुकी थी। वो गांव का रहने वाला था, बिहार का रहने वाला था, लेकिन वो मुंबई में आकर एक मस्जिद में नमाज पढ़ाने का काम किया करता था। उसी अपार्टमेंट में दोस्तों एक नसरीन नाम की लड़की, जिसकी उम्र 18 साल के करीब होती है, वो घरों में काम करने जाया करती थी और हर एक घर में वो वहाँ पर काम करने जाती थी। उसे उस अपार्टमेंट से काफ़ी अच्छी खासी इनकम हो जाया करती थी, क्योंकि सब लोगों का वो अच्छे से काम भी किया करती थी। नसरीन देखने सुनने में काफ़ी खूबसूरत थी। उसकी उम्र 18 साल थी और वो जवान हो चुकी थी। वो भी उत्तर प्रदेश के एक ज़िले की रहने वाली होती है दोस्तों। और मुंबई में जाकर वो भी घरों में काम करने का काम किया करती थी, यानी कि उनका खाना बनाना, बर्तन धोने, साफ़ सफाई करनी, ये सब वो किया करती थी। ऐसे ही समय गुजर रहा था, किसी बात की कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। जो नसरीन थी दोस्तों, वो अब्दुल सलीम के अपार्टमेंट में भी उसके रूम में भी वहाँ पर साफ़ सफाई करने जाया करती थी। अब्दुल सलीम अपने रूम में अकेले ही रहा करते थे। उनकी जो घरवाली थी वो गांव में रहती थी। दोस्तों, धीरे धीरे जो नसरीन होती है वो अब्दुल सलीम से काफ़ी घुल मिल जाती है। अब्दुल सलीम भी उससे काफ़ी घुल मिल जाता है। अब अब्दुल सलीम जो है उसकी कमजोरियों के बारे में जानने लगता है कि आखिर उसे किस चीज़ की ज़रूरत है। तो जो नसरीन होती है दोस्तों, वो बेहद ही गरीब परिवार से होती है। उसके पास उतने पैसे नहीं होते हैं कि वो अपने पैसों से खुद शादी कर ले। तो वो शादी के बारे में अक्सर बात किया करती थी और कहा करती थी कि मेरे माँ बाप मेरी शादी एक अच्छी जगह पर करना चाहते हैं, अच्छे लड़के से करना चाहते हैं और मैं काफ़ी खुश हूँ। तो जो अब्दुल सलीम होता है वो उसी चीज़ का फ़ायदा उठाता है और उसे अच्छे अच्छे कपड़े दिया करता था और पैसे दिया करता था, उसको लालच दिया करता था। तो जो नसरीन होती है दोस्तों, वो उसके लालच में आ जाती है। एक दिन अब्दुल सलीम उससे कहता है कि मेरी भी शादी नहीं हुई है और मैं चाहता हूँ कि तुमसे शादी करूँ। दोस्तों, नसरीन जो होती है उसकी जब ये बात सुनती है तो हक्की बक्की रह जाती है, क्योंकि जो ये मौलवी साहब थे इनकी उम्र तकरीबन 40 साल के आसपास होती है और नसरीन की उम्र 18 साल के आसपास होती है। वो उनसे कहती है कि तुम तो काफ़ी एज के लग रहे हो, मैं तुमसे शादी कैसे कर सकती हूँ। लेकिन अब्दुल सलीम उसे बात बात में ऐसा फंसा लेता है दोस्तों कि वो उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाती है और उसे शादी करने के लिए भी मान जाती है।
उसके बाद दोस्तों वो जब उसके यौवन पे मोहित हो जाता है, उसके शरीर पर मोहित हो जाता है, तो वो उसके साथ अपने रिश्तों को कायम करना चाहता था और उसका मेन मकसद वही था। दोस्तों एक दिन ऐसा भी आता है कि वो नसरीन को बात बात में फंसा लेता है और उसी दिन दोपहर के समय वो उसके साथ अपने रिश्तों को कायम भी कर लेता है। नसरीन जो होती है वो इससे काफ़ी खुश हो गई थी, क्योंकि इसने पहले ही उसको कह दिया था कि वो उससे शादी करेगा। ऐसे ही दोस्तों समय गुजर रहा था, जब भी इन दोनों को मौका मिला करता था इस तरीके का काम ये किया करते थे मौलवी साहब और नसरीन। जब 4 महीने का समय गुजर जाता है दोस्तों, तो नसरीन को पता लगता है कि वो गर्भवती हो गई है। अब वो जब गर्भवती होती है तो वो काफ़ी खुश होती है, वो सोचती है कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, मैं शादी भी कर लूँगी और मेरा बच्चा भी हो जाएगा। अब ये बात वो इस खुशखबरी को सुनाने के लिए वो मौलवी साहब के पास जाती है और उनसे कहती है कि ऐसे ऐसे बात है। मौलवी साहब जब उसकी ये बात सुनते हैं तो उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, वो दंग रह जाते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं और वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम ऐसा करो कि इस बच्चे को गिरा दो। लेकिन नसरीन उसकी बात नहीं मानती है और कहती है कि ये हम दोनों का बच्चा है और हम दोनों को अब जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन मौलवी साहब बार बार उससे यही कह रहे थे कि ऐसा नहीं हो सकता है, तुम्हें इस बच्चे को गिराना ही पड़ेगा। वहाँ पर इन दोनों में काफ़ी बहस हो जाती है। बहस होने के बाद झगड़ा भी होने लगता है। तभी जो मौलवी साहब होते हैं वो उसको समझाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन नसरीन समझ नहीं रही थी। अब नसरीन उसको वहाँ से धमकी देते हुए निकल जाती है कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो अच्छा नहीं होगा, मैं पुलिस में चली जाऊँगी। मौलवी साहब काफ़ी घबरा जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अब क्या किया जाए। दोस्तों मौलवी साहब अपने आप से एक फैसला लेते हैं कि अब इस लड़की का काम तमाम करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये मुझे फंसा सकती है, मेरी बदनामी हो जाएगी, मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। मौलवी साहब नसरीन को फ़ोन करते हैं और उसे अपने घर आने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि मैं तुमसे आज ही शादी करने वाला हूँ। नसरीन दौड़ती हुई उसके घर पे चली जाती है, उससे बातचीत करती है और जब मौलवी साहब को मौका मिलता है तो वो एक चाकू उठाते हैं और लगातार नसरीन पर वार करने लगते हैं। नसरीन पर वार करते करते दोस्तों उसकी वहीं पर मौत हो जाती है, उसका देहांत हो जाता है। अब मौलवी साहब सोचते हैं कि अब इस शव को ठिकाने कैसे लगाया जाए। तभी उनके दिमाग में एक प्लान आता है। वो सोचते हैं कि चाकू से नसरीन के शरीर के अलग अलग टुकड़े करके जो लैट्रिन होती है उसमें बहा दूंगा तो कोई पता नहीं लगेगा। और वो ऐसा ही करता है और कुछ पार्ट्स वो पॉलीथीन में भर के कूड़ी पे यानी कि बाहर कूड़ेदान पे फेंक के आ जाता है। अब कोई बात नहीं, धीरे धीरे 4 से 5 दिन का समय जब गुजरता है तो जो टॉयलेट का गड्ढा होता है नीचे अपार्टमेंट के नीचे बना हुआ, वहाँ से बदबू आना शुरू हो जाती है। लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं, साफ सफाई करवाने लगते हैं, म्यूनसिपाल्टी वाले लोग आते हैं तो उन्हें पता लगता है कि जो टॉयलेट का गड्ढा है वहाँ से जो पानी निकलता है वहाँ से एक इंसान का जो होता है वो नसरीन का मतलब पंजा वहाँ पर पड़ा हुआ था। अब लोग वहां देख के हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तुरंत पुलिस को भी बुला लिया जाता है। पुलिस इस केस की छानबीन करने लगती है। वहां पर सब लोगों से पूछा जाता है लेकिन कुछ भी पता नहीं लगता है। अब दोस्तों एक दिन पुलिस सोचती है कि हमने पूरे घरों की तो छानबीन कर ली है, तलाशी ले ली है, लेकिन ये मौलवी साहब जो है इनके घर की तलाशी नहीं ली है। अब हमें इनकी घर की तलाशी लेनी ही चाहिए। कुछ लोग तो मना कर रहे थे कि ये काफ़ी अच्छे इंसान हैं, इनकी तलाशी लोगे तो कुछ भी नहीं पता लगेगा, लेकिन पुलिस मानती नहीं है और मौलवी साहब के घर की जब तलाशी लेती है, जो उसका टॉयलेट होता है उसकी जो शीट पे कुछ खून लगा हुआ था और उस खून से ही दोस्तों जो मौलवी साहब होते हैं वो पकड़े जाते हैं। पकड़ने के बाद मौलवी साहब को थाने लाया जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है तो मौलवी साहब अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं और पूरी बात पुलिस को बताते हैं कि ऐसे ऐसे मामला था। दोस्तों फिर पुलिस इसके ऊपर एक चार्जशीट बनाती है और फिर अदालत में पेश करके वहाँ से इसको आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी जाती है। दोस्तों आज की सच्ची कहानी को सुनाने का हमारा मकसद आप लोगों को परेशान करना या आपका दिल दुखाना नहीं था, सिर्फ आप लोगों को जागरूक और सचेत करना था दोस्तों कि हमारे समाज में कुछ इस तरह के धर्म के लोग रहते हैं जो अपनी हवस को पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं देखते और दूसरे लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। दोस्तों इस मौलवी साहब के साथ जो हुआ क्या वो सही था या फिर गलत था, और इसने नसरीन के साथ जो किया क्या वो भी सही था या फिर गलत था, इसके बारे में आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक धन्यवाद।